डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे वीओसी के नाम से भी जाना जाता है, डच लैंग्वेज का ही नाम है, वीओसी फुल फॉर्म है। उसने भारत में क्या अचीव किया और क्या अचीव करने आई थी, भारत में उसका इंटरेस्ट डेवलप क्यों हुआ और कहाँ-कहाँ पे उसने अपने मेजर अपने फोर्ट्स वगैरह बनाए, आखिर डच इंडिया से गया क्यों, डच क्या है, डच नीदरलैंड के लोगों को कहा जाता है। डच कोई देश का नाम नहीं है, जबकि नीदरलैंड जो कि देश है उसके अंदर रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है। जैसे भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है, वैसे ही नीदरलैंड में रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है। चलिए समझते हैं इस वीडियो में आसानी से कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या इतिहास रहा भारत में और क्यों उन्हें भारत छोड़ के जाना पड़ा। अभी जब 14वीं शताब्दी में वास्को डी गामा ने इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया, तो उसके बाद में यूरोपियंस की बहुत बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ टुवर्ड्स द इंडिया, टुवर्ड्स द ईस्ट इंडिया। तो कई सारे यूरोप आए, सबसे पहले तो पुर्तगीज आए, पर पुर्तगीज के बाद में डच, इंग्लिश, फ्रेंच, सभी लोग धीरे धीरे करके आए। तो डच उनमें से एक थे जो भारत आए। उनका जो मुख्य फोकस था वो भारत नहीं था एक्चुअली में, पर ठीक है कि उस समय उनको मोनोपोली मिली थी। एक हिसाब से उस समय एक ट्रेड वॉर वो लोग कर रहे थे, जो आज की तारीख में अमेरिका और चाइना कर रहे हैं, या अमेरिका दूसरे देशों के साथ कर रहा है, या दूसरे देश आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। तो डच गवर्नमेंट से, नीदरलैंड की गवर्नमेंट से इन्हें परमिशन मिल चुकी थी कि आप ट्रेड वॉर कीजिए, आप जाके व्यापार कीजिए वर्ल्ड वाइड, और हमें आके अपना शेयर दीजिए। उनका जो गोल था, मुख्य जो फोकस था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो स्पाइस में था, जैसे हम हिंदी में कहते हैं मसाले। मसालों में क्यों इंटरेस्ट था, क्योंकि जो मसाले हैं, जैसे लौंग है, लौंग का उस समय जो क्लोव जिसे हिंदी में कहते हैं, उसका उस समय यूरोप में इतना क्रेज था कि उसको कैपिटलाइज करने के लिए पूरा डच डच इकोनॉमी उसके लिए तैयार बैठी थी कि उस क्लोव के क्रेज को कैपिटलाइज करना है। तो क्लोव या इस प्रकार के जितने भी स्पाइसेस है वो कहाँ पे प्राप्त किए जाते हैं, इंडोनेशिया में, नॉट इन इंडिया। चलिए आगे देखते हैं फिर इंडिया में क्यों आए। वीओसी जो डच ईस्ट इंडियन कंपनी है, उसका नीदरलैंड लैंग्वेज में जो डच लैंग्वेज जो नाम है वो वीओसी है। इसकी स्थापना 1602 में हुई। ये प्रथम मल्टीनेशनल कंपनी थी और इसे मोनोपोली दी गई थी एशियन ट्रेड के ऊपर में द्वारा, डच गवर्नमेंट के द्वारा। तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1602 ईस्वी में हुई थी। डच के जो सेटलमेंट्स थे इंडिया में, वो सबसे पहला सेटलमेंट तो पल्लीकत ही था। पल्लीकत के बाद उन्होंने नागपट्टिनम, कोचीन और चिंसुरा, यहाँ पे भी अपने अपने सेटलमेंट्स जिसे कहते हैं कि अपनी कॉलोनी आप समझ लीजिए, कि मतलब उनका अधिकार था इस जगह पे। जो डच लोग हैं उनका मुख्य गोल तो सिर्फ और सिर्फ स्पाइस की ट्रेडिंग में था, पर स्पाइस इंडिया में होता नहीं था। पर इंडिया में क्या होता था, टेक्सटाइल होता था, कपड़ा, सिल्क। सिल्क उस समय में बार्टर किया जाता था अगेंस्ट द स्पाइसेस। टेक्सटाइल जो है वो बार्टर किया जाता था। तो डच इसी वजह से इंडिया में आए थे, ताकि वो टेक्सटाइल के एक्सचेंज में स्पाइसेस ले सके। तो टेक्सटाइल में सिल्क था, टेक्सटाइल में और भी जितने भी इम्पोर्टेंट जो टेक्सटाइल मटेरियल्स थे वो इंडिया में बनते थे। उस समय में काफ़ी प्रीमियम चीज़ थी वो, लोगों में काफ़ी क्रेज था कि इंडियन इंडियन कपड़ा है, भारतीय कपड़ा है। इंडिगो भी उस समय फेमस था। पर डच मुख्य रूप से स्पाइस ट्रेडिंग करना चाहते थे, और स्पाइस मुख्य रूप से इंडोनेशिया में होता था। पर इंडोनेशिया में ये सेटलमेंट हो चुका था कि इंडियन टेक्सटाइल के एक्सचेंज में ही वो स्पाइस की ट्रेड करेंगे। तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ कि वो इंडिया आए। पर इंडिया है तो इनके साथ साथ में कई और यूरोपियन नेशंस भी आए। यूरोपियन नेशंस आए तो उनकी आपस में लड़ाइयाँ भी हुई। उस प्रकार से इंग्लिश और डच की भी आपस में लड़ाई हुई थी बेदारा में, बंगाल में। और इस लड़ाई के बाद में डच एक हिसाब से उनका मिलिट्री इन्फ्लुएंस जो था वो खत्म हो चुका था, और डच इसके बाद जा चुके थे सन 1759 में। अब ये अंग्रेज क्यों जीते अपनी लड़ाई, क्योंकि नेवी जो जो एक समुद्री रास्ता है उस पे अंग्रेजों का पूरा डोमिनेंस है उस समय में था। काफ़ी मजबूत नेवी थी, तो उसके सामने डच आर्मी टिक नहीं पाई। और नेक्स्ट क्या है कि डच
कंपनी जो है वो वित्तीय संकटों से जूझ रही थी, क्योंकि वह उसके जो ऑफिसर्स थे उस समय काफ़ी करप्ट थे। तो इस वजह से वो सस्टेन नहीं कर पा रही थी कंपनी, तो उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया। थर्ड है कि ज़्यादा कुछ उन्होंने विस्तार करने का सोचा ही नहीं भारत में। वो सिर्फ और सिर्फ हाईली प्रॉफिट माइंडेड लोग थे, जो सिर्फ अपना प्रॉफिट करने आए थे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइस ट्रेडिंग में अपना मोनोपोली स्थापित कर सके। डच से पहले जो मोनोपोली थी वो पुर्तगीज के पास थी, तो डच उसे हटाना चाहते थे। सिर्फ इसी कारण से वो भारत आए थे। उनका भारत पर राज करने का कोई कोई मंशा नहीं थी उनकी, जबकि ब्रिटिश अपने अलग मंसूबों के साथ आए थे। इसी वजह से ब्रिटिश के सामने डच टिक नहीं सके। इंडोनेशिया पे उनका ज़्यादा फोकस रहा। फिर ब्रिटिश की जो सुपीरियरिटी थी समुद्री रास्तों में, वो उस समय की टॉप नॉच सुपीरियरिटी थी। जो रास्ते उन्होंने डेवलप किए थे, जो उन्होंने अपनी नेवी जो तैयार करी थी, जो समुद्री सेना उन्होंने तैयार करी थी, तो वो अपने समय की एक टॉप नॉच सेना थी। इसके साथ में डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ में भी गुजरना पड़ा था। एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि जो वीओसी है ये क्या है। आप इसका फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो वीओसी की स्थापना 1602 में हुई। हेडक्वार्टर जो इंडिया में था वो पुलिकत था, और बेदारा की लड़ाई के बाद, बेदारा की जंग के बाद उन्होंने भारत छोड़ दिया था। एक हिसाब से उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं बचा था उसके बाद में। डच जाते जाते अपना इन्फ्लुएंस तो ख़त्म कर ही चुके थे भारत में, पर उन्होंने एक एक शेप दिया है यूरोपियन राइवलरी को इंडिया में। कि इंडिया में उसके बाद में जो यूरोपियन कंट्रीज की लड़ाई हुई, उसका पूरा का पूरा उसका ढांचा जो है वो डच ही लोग तैयार करके गए थे। अंग्रेजों ने कैसे उसके बाद जीत हासिल करी वो हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।